जिस लैपटॉप या जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप लोगों को काफी वक्त से इंतजार था रिव्यू का, आज फाइनली हम वो रिव्यू करने वाले हैं। आइडिया तो लगी हुई है आप लोगों को। एक्चुअली में i5 14450HX का लॉन्च कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, एंड इवन मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी आल्सो बता दिए थे कि भैया शायद 14450HX नहीं आने वाला। बट एसर ने ऐसा नहीं सोचा। एसर नाइट्रो V16 में ये प्रोसेसर अब हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्च तो पहले ही हो गया था, लैपटॉप्स में आने बाकी था, बट फाइनली इट्स हियर। और ये अब दूसरे ब्रांड्स भी ध्यान रखेंगे और वो भी लॉन्च करेंगे। मतलब आगे काफी लैपटॉप्स आने वाले हैं। दिस वीडियो इज कंप्लीटली ऑन नाइट्रो V16, हाउ इट्स गोना परफॉर्म। चलिए हर एक चीज चेक कर देखते हैं। थर्मल्स, बेंचमार्क, गेमिंग, एडिटिंग लेवल्स एंड एवरीथिंग। करेक्ट। ये एक्चुअली में जो नाइट्रो सीरीज है ना, उसी का अपग्रेडेड मॉडल है विथ बिगर स्क्रीन, पावरफुल प्रोसेसर एंड जीपीयू इन बजट फॉर हैवी वर्क एंड गेमिंग। एग्जैक्टली नॉट बजट, बहुत चीजें इसमें दिया गया है, बहुत ऑप्टिमाइजेशन है। तो इसको कहा जा सकता है कि एक प्राइसिंग के हिसाब से रखा गया है, जिसमें बहुत लोगों को बेहतरीन भी लगने वाला और बहुत लोगों को लगेगा थोड़ा ओवर प्राइस है। आगे बताओ। एलोक्यू विक्टर्स डेल G15 से टक्कर लेने वाला है अपने प्राइस रेंज में। सही बताऊं, इवन अगर रॉकस्ट्रिक्स से भी अगर कंपेयर किया जाए, जिसमें आपको 3050 दिया जाता है 13450HX के साथ, एंड ये आपको 14450HX 4050 दे रहा है, वो आपको 90,000 रुपीज के पड़ रहा है। बट ये थोड़ा सा प्राइस अब बताऊंगा आप लोगों को के हिसाब से आपको 4050 दे रहा है, 14 जनरेशन देखने को मिल रहा है। देखो, सबके अपने फायदे नुकसान हैं, वो सब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सही बताऊं दोस्तों, तो इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेंचमार्क टेस्ट करने में ना मेरी वाट लग गई। वेट करो, बताऊंगा क्यों। चलो पहले लैपटॉप को निहार लिया जाए। देखो, लैपटॉप कंप्लीट गेमिंग लुक्स का ध्यान रखकर बनाया गया है। नॉर्मली नाइट्रो सीरीज इसीलिए फेमस ही है, पर इस बार एज यू ऑल नो नाइट्रो V में भी काफी लुक्स इनहैंस किया गया है, जिसका मैंने रिव्यू कर रखा है और काफी लोगों को नाइट्रो V पसंद भी आया है। आप उसका वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लेना। वो एग्जैक्टली बजट नाइट्रो सीरीज कह सकते हैं। ये सब थोड़ा महंगा है, बट हैविंग सम मोर फीचर्स एंड ऑल। नाइट्रो का जो लोगो है वो नेक्स्ट लेवल ग्लॉसी बना दिया गया है, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, थोड़ा ग्लासी फील के साथ है। नाइट्रो V में जो 15 इंच का है, उसमें आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा काइंड ऑफ कलरफुल डिजाइन दिया गया है। इसमें आपको जस्ट एक नाइट्रो V का लोगो एंड ये थोड़ा सा कुछ डिजाइन एलिमेंट ऐड किया गया है, बट ये कंप्लीट ग्लॉसी है ऊपर से, तो हाथ के निशान तो आसानी से आपके आने ही वाले हैं। जहां तक सिंगल हैंड ओपन की बात है तो आसानी से हो जाता है, और कुछ इतना लैपटॉप आपका ये ओपन होता है, नॉट कंप्लीटली टू द डाउन साइड, बट हाँ 160 डिग्री एंड ऑल तक एंगल तक। रेस्ट लैपटॉप को ओपन करते ही यू विल फील कि हाँ कंप्लीट गेमिंग ऑरा तो है ही, क्योंकि इसमें आपको ऑरेंज बैकलाइट कलर मिलता है, RGB नहीं मिलता है, ऑरेंज बैकलाइट कलर। कीबोर्ड मिलता है, बट कीबोर्ड का स्पेसिंग एंड ऑल जो की ट्रेवल है वो काफी अच्छा है। साथ ही आपको ऊपर वेंट्स काफी बड़ा दिया गया है, मतलब थर्मल्स में ये काम करने वाला है। ऊपर अगर आप देखो तो इसमें काफी ऑप्शंस फॉर ड्यूअल फैन विद क्वाड एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ऑल, ये सब चीजें मिलती है, वो आगे डिस्कस करूंगा। अगर इसकी बेजल्स की बात की जाए तो बेजल्स आपके सामने है, लेफ्ट एंड राइट में तो ना के बराबर है, बट ऊपर के साइड थोड़ा सा आपको फील होने वाला है। और यहाँ पर आपको नाइट्रो का लोगो मिल जाता है, 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। एंड जहां तक ट्रैक पैड की बात है तो इट्स वेल इन साइज, बिकॉज भाई 16 इंच का लैपटॉप है, तो उसके हिसाब से ट्रैक पैड को काफी साइज के हिसाब से बनाया गया है। WASD अलग से हाईलाइटेड है, नाइट्रो सेंस का बटन एंड अप एंड डाउन एरो भी आपका हाईलाइटेड है। कीबोर्ड लुक्स फाइन लिटरली, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का कोशिश किया है, जो कि नॉर्मली हम नाइट्रो सीरीज से उम्मीद करते आए हैं। यहाँ पर अगर अंदर के साइड देखोगे तो यहाँ पर नाइट्रो का लोगो को इनकार्व किया गया है विद दिस काइंड ऑफ लाइन डिजाइन ओवर हियर। प्लस इसमें वीडियो कॉल के वक्त में आपको नॉइज रिडक्शन के लिए प्यूरिफाइड वॉइस 2.0 दिया जाता है। वो देखेंगे आगे कितना नॉइज रिडक्स करता है ये एक्चुअली। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यार बैक साइड में आई कैन से जैसे कि हेलियोस न्यू 16 में काफी अपडेट किया गया है। बैक साइड का प्लास्टिक को थोड़ा और प्रीमियम लुक दिया गया है। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे पूरे कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये कंप्लीट फाइबर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है, मेटल का कहीं यूज नहीं किया गया है। बैक साइड में प्लास्टिक आप देख सकते हो। यहाँ पर वेंट का थोड़ा डिजाइन और बेटर हो सकता था, थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, लेकिन ग्रिप काफी अच्छा दिया गया है। एंड अगर आप टेबल पे इसको रखोगे तो ये कुछ इस तरह से पीछे के साथ ऊपर रहेगा एंड अपलिफ्ट रहेगा, जिससे एग्जैक्टली आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होने वाला है। रेस्ट अगर बॉडी फ्लेक्स की बात की जाए तो भाई 16 इंच का लैपटॉप है, तो थोड़ा सा फ्लेक्स तो बॉडी में है। अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो कीबोर्ड फ्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जो हम उम्मीद कर सकते हैं नाइट्रो सीरीज। वेंट्स आपको सारे चारों साइड मिल जाते हैं, पीछे, राइट, लेफ्ट एंड अंदर के साइड। तो थर्मल्स में इन्होंने कोई भी कटौती नहीं की है एलोक्यू की तरह या लिनोवो की तरह कि लेफ्ट से वेंट हटा दिए बस पीछे ही ऊपर, बस इन्होंने अभी भी
वेंट्स का पूरा ध्यान रखा है। फाइनली एसर को थर्मल्स पर बहुत ज्यादा प्यार है एंड एज यू ऑल नो, चाहे न्यू 16 हो, चाहे प्रेडेटर हो, चाहे नाइट्रो सीरीज हो, स्पेशली पुराने वाले जो नाइट्रो सीरीज थे जो कि 2022-2023 में आते थे, उसमें नॉट 23, 2021 एंड 22 में जो नाइट्रो सीरीज आते थे उसमें थर्मल्स का इशू था, बिकॉज उसमें पावर आउटपुट या ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल का नहीं था, जिसके कारण लैपटॉप तो परफॉर्मिंग था बट थर्मल बहुत हाई चला जाता था। बट अब 2023 से नाइट्रो वी के लॉन्च के बाद से थर्मल पर काफी ध्यान दिया गया है बाय एसर इन द नाइट्रो सीरीज एग्जैक्टली। अब अपने एसर नाइट्रो V16 का स्पेक्स जान लेते हैं, क्या क्या इसमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये आपको i5 14450HX प्रोसेसर के साथ मिलता है, AI पावर्ड नॉइज रिडक्शन देखने को मिलता है। अगर इसमें हम कोर्स की बात करें, थ्रेड्स की बात करें, तो भाई आपको 10 कोर 16 थ्रेड्स मिलता है, 6 परफॉर्मेंस कोर्स, 4 एफिशिएंट कोर्स, जो कि 13450HX से सिमिलर ही है। लेकिन जहां तक टर्बो फ्रीक्वेंसी की बात है, टर्बो मैक्स फ्रीक्वेंसी इसमें आपको 4.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, जबकि 13450HX में 4.60 गीगाहर्ट्ज का मिलता है। टर्बो फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज आपको 14450HX में ज्यादा मिलेगा। वॉटेज या टीडीपी भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। प्रोसेसर बेस पावर आपको 55 वॉट का मिलता है, मैक्स 157 वॉट तक जाता है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, वो आपको परफॉर्मेंस बेंचमार्क में पता चल जाएगा 14450HX की बात की जाए, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है अगर 13450HX से कंपेयर करें। लेकिन अगर 13500HX से बात करेंगे आप कंपेयर में, तो वहां पे आपको 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जो कि अगेन पावर वाइज गीगाहर्ट्ज वाइज तो 4.7 गीगाहर्ट्ज का ही है, लेकिन कोर्स एंड थ्रेड्स वाइज 14450HX से ज्यादा है एंड आपको ये परफॉर्मेंस बेंचमार्क में भी देखने को मिलेगा। जहां तक ग्राफिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको eGPU भी मिलता है, DGPU भी मिलता है। अगर DGPU की बात की जाए तो इसमें RTX 4050 85 वॉट का आपको देखने को मिल रहा है, और जो eGPU है इंटेल का UHD ग्राफिक्स मिलता है। साथ ही अगर इसके रैम की बात की जाए तो इसमें आपको 16 GB का DDR5 रैम मिलता है विद 5600 मेगाहर्ट्ज। स्पेस की बात की जाए तो देखो इसमें आपको SSD तो 512 GB का ही मिल रहा है, बट आप इसको आसानी से 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। 2 स्लॉट मिलता है, पर स्लॉट 2 TB तक अपग्रेड आसानी से कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि भाई आप 2 TB तक रखो, उससे ज्यादा क्या जरूरत है। एंड रेस्ट इसमें कोई आपको कार्ड स्लॉट नहीं मिलता, होता तो अच्छा रहता। Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth 5.2 मिल जाएगा। रेस्ट अगर एसर से रिलेटेड कोई भी लैपटॉप लेना हो, चाहे V16 लेना हो, चाहे नाइट्रो V लेना हो, चाहे हेलियोस न्यू 16 लेना हो, चाहे हेलियोस लेना हो, ये दोस्तों सरद से आप बात कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। वो आपको नोएडा NCR में रहते हो तो आप इजिली जाकर ले लेना, नहीं तो आपको घर पे भी डिलीवर करवा देते हैं। आप कहीं और से ऑर्डर करना चाहते हो, इज अ नाइस पर्सन। रेस्ट बेस्ट डील जो आपको इस लैपटॉप पर है, किसी और लैपटॉप पर वो आपको मिल जाएगा। संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा। रेस्ट 16:10 का डिस्प्ले है, 1920x1200 पिक्सल के साथ आता है। 165 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि ऑनलाइन मैंने देखा तो वहां 144 हर्ट्ज लिखा हुआ है। भैया क्यों, जबकि 165 हर्ट्ज का आपको ये डिस्प्ले मिलता है। जहां तक एनटीसी की बात की जाए तो 50-52% हमारे टेस्टिंग में निकला था, एंड अगर इसकी sRGB की बात की जाए तो 65 to 70 के बीच में रेंज करता है। 100% तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका परफॉर्मेंस आपका दिल जीतने वाला है। 16 इंच का जो ये लैपटॉप है, जो कौन सा मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार इसके नाइट्रो सेंस को देख लो कि भाई नाइट्रो सेंस में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया एंड आपके लिए क्यों यूजफुल रहने वाला है। अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो काफी मतलब बेहतरीन कर दिया है पहले से। पहले थोड़ा सिंपल हुआ करता था, बट अब अगर आप देखोगे तो जो नाइट्रो सेंस का फ्रंट पेज है, यहीं पर आपको जीपीयू का फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर, सिस्टम टेम्परेचर ओवरऑल आपको शोकेस करता है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे इन गेम ओवरले स्टे भी आप चाहो तो कर सकते हो। डायरेक्टली यहीं से आपको गेम के अंदर कुछ स्टैट्स देखने हैं तो वो भी देखने को मिल सकता है। व्यू ऑल फीचर्स में आप क्लिक करो और फिर अगेन आप यहाँ पर आपको सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग एनहांस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लाइक इन गेम डिस्प्ले की अगर बात करें तो इन गेम ओवरले स्टे कुछ इस तरह से आपका स्टैट्स दिखाएगा गेम के अंदर। जीपीयू टेम्परेचर, सीपीयू टेम्परेचर, एफपीएस, सिस्टम, रैम यूटिलाइजेशन, जीपीयू, सीपीयू, फैन स्पीड एंड एवरीथिंग, जो कि हम नॉर्मली अलग से MSI बर्नर यूज करके करते हैं। इसलिए मतलब ये नाइट्रो का लोगो को मस्त हाईलाइट कर रखा है लिटरली, मतलब प्रेडेटर सेंस से कम नहीं है बिल्कुल भी। मोड में आपको मिल जाता है क्वाइट मोड, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड टर्बो मोड। टर्बो मोड पे करते ही आपका लाइट एक बार ब्लिंक करता है एंड सिमिलरली कोई भी आप चेंज करते हो तो आपका नीचे ये ब्लिंक होगा। मोड्स आप यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, रेस्ट आप सेटिंग से चेंज कर सकते हो। टर्बो मोड पर करते हैं, फैन को हम मैक्स पे करेंगे तो कुछ इतना साउंड आपको देखने को मिलेगा। मैक्स में आप आरपीएम देख सकते हो कि जीपीयू का फैन आरपीएम क्या है और सीपीयू का फैन आरपीएम कहाँ पहुँच जाता है।
सिमिलरली आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है 5660, 4761, कुछ इतना आपको फैन स्पीड मिल जाता है। इसको रखते हैं ऑटो पर। कस्टम पर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग फैन का स्पीड एंड सेट कर सकते हो। रेस्ट पर्सनल सेटिंग्स पर अगर आप जाओगे, चूजिंग द ऑपरेटिंग मोड ऑफ द जीपीयू, अब यहाँ पे ऑप्टिमस एनवीडिया जीपीयू ओनली, ये इसका एक तरह से मग स्विच की तरह काम करता है। ऑप्टिमस में ये ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा जो भी मोड पर आप काम कर रहे हो, और एनवीडिया जीपीयू ओनली पर आप सिर्फ जीपीयू पर आप सिस्टम को चलाओगे। इट्स काइंड ऑफ मग स्विच फॉर दिस लैपटॉप। राइट साइड में आप लाइव अपडेट देख सकते हो। नाइट्रोसेंस का कोई अगर अपडेट है तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देयर इज नो रिसेंट अपडेट टू बी डन। ऐप सपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका एनवीडिया का सपोर्ट मिल जाता है, डीटीएस का सपोर्ट मिल जाता है। रेस्ट डिटेल में आप जाकर देखना चाहते हो तो आप डिटेल पर भी देख सकते हो। DTS X अल्ट्रा इसमें मिलता है आपको। किलर इंटेलिजेंस सेंटर मिलता है। यहाँ पर आप एनेबल कर सकते हो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग टू रिड्यूस बैटरी एजिंग। चार्जिंग कैपेसिटी विल बी लिमिटेड टू 80%। ये भी चाहो तो आप यहाँ से इनिशिएट कर सकते हो। रेस्ट आप फुल बैटरी चार्जिंग पर रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ऑप्शंस आपको बहुत क्लियरली दे रखा है। पावर ऑफ USB चार्जर, चार्ज मोबाइल डिवाइसेस विया डेजिग्नेटेड USB पोर्ट। मतलब अगर आपको कोई पोर्ट चार्ज करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चार्ज कर सकते हो, जो ऑलवेज ऑन पोर्ट की तरह काम करता है। चार्ज लिमिट व्हाइल यूजिंग द बैटरी पावर। ऑन बैटरी पावर स्टॉप चार्जिंग व्हेन द बैटरी रीचेस। अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, अगर आपका बैटरी 30% तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग कट हो जाएगा। मतलब आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस मोबाइल एंड ऑल चार्ज कर रहे हो तो। ब्लू लाइट शील्ड, अगर आपको आंखों पर थोड़ा प्रेशर को कम करना है तो आप यहाँ से ब्लू लाइट शील्ड ऑन कर दो, थोड़ा सा आगे प्रेशर कम आएगा। एंड ब्लू लाइट रिडक्शन पे भी आपको पास ऑप्शन मिल जाते हैं, मीडियम रिडक्शन, हाई रिडक्शन, लॉन्ग आवर मोड, मतलब लॉन्ग आवर वर्किंग कर रहे हो तो लॉन्ग आवर के अकॉर्डिंग ये आपका सेट कर देगा। बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। LCD ओवरड्राइव ऑन है। स्टिकी कीज, प्रेस वन की एट ए टाइम फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बैकलाइट ऑफ आफ्टर 30 सेकंड्स। सिस्टम बूट इफेक्ट, एग्जैक्टली आपका सिस्टम बूट होगा तो आपको क्या देखना चाहते हो, एसर नाइट्रो का लोगो आएगा या आप कोई और लोगो चाहते हो अपनी कंपनी का, तो यहाँ से ही उस चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, फोटो को यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, वेरी सिंप्लीफाइड वे में। रेस्ट अगर आप चेकअप पर आते हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बैटरी लाइफ आपका क्या है, NVMe किंगस्टन का आपका क्या अभी फिलहाल स्टोरेज है और क्या लाइफ स्पैन है, कितना यूज हो रहा है। लेट मी क्लिक दिस, चेकिंग योर हार्ड ड्राइव और एग्जैक्टली SSD। सो मेरा किंगस्टन SSD का जो हेल्थ है गुड 2024-10-19 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। हाउ टू इंप्रूव स्टोरेज हेल्थ, कीप योर स्टोरेज डिवाइस विद सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस। आप क्लीन अप कर सकते हो, जंक फाइल, एडवांस डिस्क क्लीन अप कर सकते हो, सब कुछ ऑप्शंस आपको यहीं से मिल जाता है। रैम आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑप्टिमाइज स्टोरेज के लिए आपको क्लीन अप कर सकते हो, बैटरी कैलिब्रेशन कर सकते हो। मॉनिटरिंग में आप देख सकते हो कि आपका एनवीडिया GeForce का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्या टेम्परेचर है। इंटेल आपके प्रोसेसर का क्या स्टेटस है, कितना यूसेज है वो भी दिख जाता है। टेम्परेचर सिस्टम का आपको ओवरऑल एवरेज यहाँ पर दिखा देता है। ऐप सेंटर में आप सारे ऐप्स देख सकते हो। काफी क्लीन एंड क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर आपका है। अब नाइट्रोसेंस पर हमने परफॉर्मेंस मोड पे भी एंड टर्बो पर, दोनों पर रखकर हमने जब इसके बेंचमार्क को अलग अलग वे में टेस्ट कर देखा तो हमारा स्कोर, यार सही बता रहा हूं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क सिनेबेंच R23 का 14,000 15,000 इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था, लेकिन सिंगल स्कोर 1800 बहुत अच्छा निकल कर आ रहा था। यही तब मैंने इसको कंपेयर करने का कोशिश किया, भाई चलो 13500HX से कंपेयर कर लिया जाए। तो 13500HX का R23 स्कोर कहां 18,000 स्कोर जाकर रुकता है, एंड इसका आपका 15,000 तक रिस्ट्रिक्ट है। फिर इसको हमने कंपेयर किया 13450HX के साथ, जो कि अपने ROG Strix G16 में मिलता है। तो हमको परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही देखने को मिला, जबकि सिंगल स्कोर 13450HX का ज्यादा बेटर मिला। मतलब गेमिंग में 13450HX का भी अपना जलवा है, लेकिन उसका रीजन भी है ऑप्टिमाइजेशन। सही बताओ दोस्तों, इस प्रोसेसर को थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज किया गया। ये नहीं है कि आप कह सकते हो 13 जनरेशन का एक रीब्रांडिंग है 14 जनरेशन के साथ, बट इस बार ध्यान रखा गया 14 जनरेशन के 14450HX में कि इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया है। वो जो इंटेल में प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको रिजॉल्व करने के लिए। रेस्ट स्कोर आप देख सकते हो। अब सिनेबेंच R23 का स्कोर तो आपने देख ही लिया है, बट स्टिल अगर आप सिंगल स्कोर देखोगे तो 1820 1820 जो कि अच्छा स्कोर है। मल्टी स्कोर थोड़ा सा कम रह गया बट बेटर हो सकता था। PC Mark 10 भाई इसने अच्छा निकाल कर आया, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 7000 6800 जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है इस प्रोसेसर के हिसाब से। रेस्ट 3D Mark 10 आप देख सकते हो 8966, CPU स्कोर 11,000 एंड GPU स्कोर 8600। कॉम्पेरेटिवली अच्छा है, कंपेयर करने में काफी काम आता है दोस्तों, तो वो ध्यान रखना। और अगर आप मल्टी स्कोर देखोगे Geekbench का तो 11615 CPU का निकल कर आ रहा है, इट्स क्लोज बाई टू 13450HX। एंड अगर आप GPU स्कोर देखोगे तो 85428 जो कि 4050 के हिसाब से अच्छा स्कोर है। रेस्ट अब VR मार्क देख लो भैया 10718, जो मैं उम्मीद कर रहा था एग्जैक्टली VR गेमिंग करा देगा, लेकिन ये मेन बात है भैया SSD का स्पीड देखो 7000
एंड राइट स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 6000। अब इसका थोड़ा गेमिंग का जलवा देख लेते हैं, और गेमिंग के लिए भी अगेन हमने टर्बो मोड पर रखा है, मक स्विच इसमें आपको मिलता है, एंड हमने डीजीपीयू पे नहीं रखा है, नॉर्मल ऑप्टिमस पर रखकर हमने सारा गेम खेला है। स्टार्ट करते हैं ब्लैक मिड वुकॉन्ग से, जो कि नॉर्मली आज के डेट में काफी फेमस गेम है। राइट साइड में आप डीएलएसएस ऑन करके देखोगे 90 एफपीएस कहीं नहीं जा रहा, और 13.5 जीबी तक ये यूटिलाइज कर रहा है। सीपीयू का टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, थर्मल्स पर काम अच्छा किया है इस बार नाइट्रो V16 में। और सिमिलरली आप टीडीपी देखोगे, टीडीपी 40 तक जा रहा है, और पता नहीं क्यों जीपीयू टीजीपी यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा, माइट बी सम ग्लिच, बट ये आराम से 85 है, तो ये 70-75 पहुंच रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट गेम आपके सामने है काउंटर स्ट्राइक CS2। ये भी थोड़ा सा जीपीयू इंटेंसिव हो गया है। डीएलएसएस ऑन में आप देख सकते हो 150 मतलब 170-200 एफपीएस तक आराम से ये अलग अलग सिनेरियो पर चला जा रहा था। आप जीपीयू का टेम्परेचर देखो और यूटिलाइजेशन देखो, और सीपीयू का भी टेम्परेचर देखो। काफी देर से हम गेम खेल रहे थे, तो 80-81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। नेक्स्ट गेम आपका है साइबरपंक। साइबरपंक पे रीट्रेसिंग अल्ट्रा ऑन करने के बाद देखो भैया, एज इट इज जो परफॉर्मेंस आप जानते हो, लेकिन अल्ट्रा सेटिंग पर आप 60-67 एफपीएस इसमें आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ही इसमें डीएलएसएस ऑन करोगे आप, तो डीएलएसएस का आपको फायदा मिलेगा, डीएलएसएस में आपका एफपीएस बढ़ेगा, और 14 जीबी रैम राइट साइड में यूटिलाइज हो रहा है। सो दैट्स द पावर ऑफ इट। रेस्ट क्योंकि ये RTX 4050 है, तो इसमें आपको डीएलएसएस का सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट गेम आपके सामने है फोर्जा होराइजन, जिसमें डीएलएसएस ऑन के साथ आप 80 एफपीएस आराम से निकाल पा रहे हो, एंड डीएलएसएस ऑफ के साथ भी अगेन इट्स नोयर बाय एफपीएस ऑनली, लेकिन रैम यूटिलाइजेशन आपके सामने है। टेम्परेचर पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कोई ज़्यादा ऊपर नहीं खींच के जा रहा है। एंड हाँ, जहाँ तक वॉटेज यूटिलाइजेशन की बात है, तो वॉटेज हमारा ठीक ठाक ही यूटिलाइज हो रहा था, 70-75। मैं इसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा कि वॉटेज यूटिलाइजेशन क्या, आप चेक कर लेना। 88 एफपीएस इसने आराम से निकाल कर दे दिया। नेक्स्ट गेम आपके सामने है फोर्जा होराइजन वेस्ट, जिसमें अगेन डीएलएसएस ऑन पर आपका 60 एफपीएस के अराउंड निकाल रहा है, और पूरा 15 जीबी यूटिलाइज हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? और यहाँ पर आपका सीपीयू का वॉटेज भी 50 वॉट टीडीपी तक जा रहा है। जीपीयू पक्का यहाँ पर 75 तक जा रहा होगा, 77, 78 काश में दिखा पाता आपको, सम एरर देयर इज, बट लेकिन डीएलएसएस ऑफ में आप देख सकते हो कि एफपीएस 40 तक ही जा रहा है। काइंड ऑफ कैपेबल लैपटॉप है। रेस्ट अगर आप फार क्राई में देखोगे, तो फार क्राई में डीएलएसएस ऑन हाई सेटिंग्स पे आराम से 110 एफपीएस के अराउंड ये निकाल कर ला रहा है। 120 एफपीएस भी इसने टच किया था। मुझे सीपीयू से मतलब बिलीव नहीं था कि ये 81 और 90 वॉट तक आराम से पुश कर लेगा टीडीपी को, एंड सीपीयू भी अपने आप को अच्छा पुश कर रहा है। रेस्ट आप टेम्परेचर पर ध्यान दीजिएगा, और जीपीयू का यूटिलाइजेशन भी आप देखिएगा, कहीं ना कहीं 100% यूटिलाइजेशन तक भी जा रहा है, मतलब जीपीयू अपने आप को पूरा ही पुश कर रहा है। नेक्स्ट गेम आपका RDR2 है। RDR2 में आप डीएलएसएस ऑन पर आराम से आप देख सकते हो कि आपका डीएलएसएस ऑन पर 60-70 एफपीएस, जो कि हम नॉर्मली उम्मीद करते हैं 40-50 से, वही परफॉर्मेंस निकाल कर ला रहा है, लेकिन आपका रैम पूरा यूटिलाइज कर रहा है, ये मेन मानना पड़ेगा बात को। रेस्ट आप टेम्परेचर देख लो, लगातार गेम चल रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड में ही है, और मेमोरी यूटिलाइजेशन भी आप जीपीयू का अगर ध्यान से देखें, नहीं तो शुरू से देख लें। आप इसकी गेमिंग से आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि इसका थर्मल्स कैसा है। थर्मल्स की जहां तक बात की जाए दोस्तों, मुझको उम्मीद नहीं था कि ये थर्मल निकल कर आएगा इस लैपटॉप से, बिकॉज इसका एक अर्लियर वर्जन था जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था, V16। दैट वाज नॉट दैट मच प्रॉमिसिंग लैपटॉप, बट दिस सीम्स टू बी इन टर्म्स ऑफ थर्मल 75 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, वाइल कंप्लीट गेमिंग हमने रूम टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री रखा था, कभी कभार 28 डिग्री मान लो, उस अराउंड मैंने टेम्परेचर रखा था, एंड थर्मल्स वेर गुड, नॉट दैट बैड। जहां तक FPS एंड ऑल की बात है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम एज द प्रीवियस जनरेशन, बट हीटिंग इशू कम देखने को मिला। थर्मल्स इसने अच्छा मेंटेन किया। पोर्ट्स के मामले में एसर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। लेनोवो यहाँ पर आपको थंडरबोल्ट देने में कतराते हैं, यहाँ पर आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर यूसेज डिफर करता है दोस्तों, किसी को 100% sRGB चाहिए तो वैल्यू क्यों लेता है, किसी को थंडरबोल्ट 4 पोर्ट चाहिए तो वो ये लैपटॉप लेगा एंड इसको डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर लेगा, अगर उसको कलर ग्रेड वर्क करना होगा। हर बंदे कलर ग्रेड वर्क तो करते नहीं है, एंड 100% sRGB is only required if you are a person who is working in a graphic designing kind of work. Rest इसमें आपको Thunderbolt 4 पोर्ट मिलता है, साथ ही आपको 1 USB 3.2 Gen 2 पोर्ट मिल जाता है, एंड 1 USB 3.2 Gen 2 C टाइप पोर्ट मिल जाता है, और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। आपको राइट साइड में भी एक पोर्ट मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको RJ45 पोर्ट मिलता है, USB मिलता है, प्लस आपको हेडफोन जैक मिलता है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो एक C पोर्ट मिलता है, जो कि आपका Thunderbolt 4 पोर्ट है विद HDMI 2.1 का सपोर्ट के साथ। PD चार्जिंग
की जहां तक बात है, थंडरबोल्ट पोर्ट से वो आपका काम हो जाएगा। अब जहां तक एडिटिंग की बात है, देखो एडिटिंग जब आपका 13450HX 3050 में अच्छा मैंने करके दिखाया था आपको, तो ये तो हैंडल कर ही लेगा, ये 4050 के साथ आता है। इसमें आप 4K एडिटिंग आराम से 2-3 लेयर तक कर सकते हो, 2-3 क्या 4-5 लेयर तक कर सकते हो प्रीमियर प्रो में। फिल्मोरा में तो आप आराम से कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चैलेंजेस कैन बी देयर इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर समथिंग हाई ब्लेंडर वर्क एंड ऑल, जहां 4060 का जरूरत होता है, बट यार मेरा काम हो जाता है इससे, आपका भी हो जाएगा। अब जहां तक बैटरी बैकअप की बात है भाई, इसमें 57 वाट आवर की बैटरी मिलती है। एज यू ऑल नो, नाइट्रो 5 में, नाइट्रो वी 16 में, नाइट्रो पुराने वाले नाइट्रो 5 में, नाइट्रो वी एंड ऑल सब में 57 वाट आवर से ऊपर नहीं मिलता। तो सेम इसके साथ भी यही केस है, लेकिन ये प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसका बैटरी बैकअप अच्छा निकल कर आता है। कितना, उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर मैं इसका कंप्लीट 100 to 0% ड्रॉप कर चेक करूंगा विद बैटरी मोड, सेवर मोड एंड ऑल, और आप लोगों को बताऊंगा कि भैया इसने 2.5 घंटा निकाला, 3 घंटा निकाला, 3.5 घंटा निकाला या 4 घंटा का बैकअप निकाला। फॉर दैट यू गाइस फॉलो माय इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वर्क विद स्टाइल के नाम के साथ ही आपको मिल जाएगा। फॉलो, आई विल पब्लिश द कंप्लीट बैटरी लाइफ बाय टुमारो इटसेल्फ। अब भैया नॉइज रिडक्शन प्रोडक्शन तो दे रखे हैं, तो क्या कैमरा का क्वालिटी भी है कि नॉइज रिडक्शन मेरे किसी काम में आए? अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, आप इसके थ्रू ही देख रहे हो, माइक क्वालिटी भी आप इसी से सुन रहे हो। रेस्ट इसमें आपको ये सब इफेक्ट मिलता है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आप जिधर जाओगे उधर आपको कैमरा ट्रैक करेगा, और ये अच्छा ट्रैक कर रहा है। जैसे मूव कर रहा हूँ, मतलब कोई डिले नहीं है, अच्छी बात है। आई कॉन्टैक्ट, यू गाइस नो, आई को कॉन्टैक्ट में रखेगा, आई को फोकस रखेगा कैमरा। आप बताओ आपको कैसा लगा कैमरा एंड माइक क्वालिटी? 720 पिक्सल का कैमरा है, थोड़ा बेटर हो सकता था जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है। जहां तक इस लैपटॉप के ओवरऑल परफॉर्मेंस या मेरा एक्सपीरियंस की बात की जाए, देखो यार इट्स अ हैवी लैपटॉप, समवेयर अराउंड 3 kgs के अराउंड, 2.6 kg प्लस बैटरी एंड ऑल लगा दे तो आई होप सो 3 kg के अराउंड होगा। इट्स अ हैवी लैपटॉप एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप। प्राइस के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज के अराउंड आपको पड़ रहा है। अगर मैं इसको परफॉर्मेंस वाइज ROG Strix G16 3050 से कंपेयर करूं, तो परफॉर्मेंस वाइज उससे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस लाकर देने वाला है। अगर मैं इसको LOQ से कंपेयर करूं, Ryzen 7000 सीरीज या Ryzen 8000 सीरीज, तो प्राइस थोड़ा इसका आपको ज्यादा पड़ रहा है। TGP 85 वाट की मिल रही है, जबकि उन सब में आपको 115 वाट का मिल रहा है, एंड उसमें आपको 100% SRGB मिल रहा है, इसमें आपको 100% SRGB नहीं मिल रहा। बस इसका एक ही बेनिफिट है जिसके लिए आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना चाहोगे, LOQ ना लेकर Acer Nitro V16 लेना चाहोगे, भाई इसमें आपको 14th जनरेशन मिल रहा है, विच इज मोर ऑप्टिमाइज्ड फॉर बैटरी पर्पज एंड फॉर गेमिंग एंड ओवरऑल वर्क पर्पज एंड ऑल। जहां तक हम 13th जनरेशन LOQ या 13th जनरेशन Acer या 13th जनरेशन किसी और लैपटॉप से हम कंपेयर करें, एंड ये 14450HX का पहला लैपटॉप है मार्केट में, और भी लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं इस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सीरीज। परफॉर्मेंस वाइज आई कैन से दिस इज अ ग्रेट लैपटॉप, नो प्रॉब्लम। डिस्प्ले थोड़ा बेटर हो सकता था, थोड़ा लाइट हो सकता था, लैपटॉप बड़ा है तो बैटरी साइज और थोड़ा बड़ा दे सकते थे। आपके ऊपर है दोस्तों डिसीजन लेना कि आपको ये लेना है या कोई और लैपटॉप। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।